वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए चैप्टर के साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के इस कंटिन्यूएशन में। आज हमारे पास आज का टॉपिक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। मैं यहां पे फिर से स्टेट कर रहा हूं, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कनेक्टेड आगे ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक कंसेप्चुअल चैप्टर्स हो गया। बोर्ड की अगर बात करें तो यहां से आप कुछ एक क्वेश्चंस एमसीक्यू में देखेंगे और 2 मार्क्स के सेक्शंस में कभी कभी आप देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बट अगर मैं लॉन्ग आंसर्स की बात करूं और शॉर्ट आंसर की बात करूं तो आप बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं यहां से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। बट फिर भी चूंकि मैंने प्रोमिस किया था कि हर एक चैप्टर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन लेके आऊंगा, तो चलिए और मैं अपने प्रोमिस को फुलफिल करते हुए आज इसी सेशन के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। और चूंकि आपको मैं बार बार बताता हूं हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में कि 2021 से पहले एमसीक्यू हमारे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का पार्ट नहीं था। पहले वो वन वर्ड सब्जेक्टिव आंसर पूछते थे, एक वर्ड में या फिर इन वन सेंटेंस यू विल कंक्लूड योर आंसर, देयर फॉर दैट यू विल गेट 1 मार्क्स। ये था हमारा पहला पैटर्न। अब 2021 के बाद के सारे जो पेपर सेट हो रहे हैं वहां पे हमने 20 मार्क्स का एमसीक्यू भी रखा है और यहां पे थोड़ा सा आपको मार्क्स गेन करना आसान हो गया। ठीक है, तो हम अभी कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे। जैसे जैसे हम पीछे साल दर साल पीछे जाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि 1 वर्ड वाले हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि सिर्फ 1 मार्क्स के लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, वो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है देखिए वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहां पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में उन्होंने सॉइल से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हैं और हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना है कलेक्ट मैच्ड ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गली इरोजन। हमने बात किया था सॉइल का। आपको पता है कि रिसोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इसके बाद आप पढ़ोगे वाटर, इसके बाद पढ़ोगे एग्रीकल्चर, इसके बाद पढ़ोगे आप लाइक वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये सारे जो चैप्टर्स हैं कंटिन्यूअसली डायरेक्टली इस चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। तो इसीलिए ये चैप्टर कंसेप्चुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो गली इरोजन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहली बात तो ये वाटर के द्वारा होता है। कब होता है? जहां पे स्लोप इन्वॉल्व रहता है और वो जो टॉपमोस्ट लेयर जो सॉइल का है वो बिल्कुल ओपन है, देयर इज नो vegetation there, right? So it will allow to do what? The water continuously it passes through an area, it will create a gully there and this erosion, this type of erosion will be called as gully erosion. तो यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो हम करेक्ट ऑप्शन यहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। What flows as sheet over large areas down a slopes? तो ये तो शीट जैसी बात किया, आपको इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। किससे भाई साहब? शीट इरोजन से। देखिए ये हमारा कनेक्ट हो गया किससे? शीट इरोजन से। तो ये तो हमने एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर लिया। हमने पहले ऑप्शन को जैसे ही देखा उसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? शीट को देखते हुए शीट इरोजन से। हमने सी का फर्स्ट कनेक्ट कर दिया। तो आप देख लेंगे कि देखिए ऐसे एमसीक्यूज के लिए एक सबसे सिंपल ट्रिक होता है एलिमिनेशन मेथड। यहां से आप टाइम सेव कर पाएंगे। अगर आपने ये 4 ऑप्शंस देखा है तो आपको अगर इसमें से 1-2 पॉइंट्स डायरेक्टली अगर हिंट दे दिया कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप बाकायदा इन्हीं 2 मैचिंग पॉइंट्स को सिलेक्ट करके पूरे आप ऑप्शन को फिल्टर कर सकते हैं। हमें ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड नहीं करना है। सीट इरोजन का देख लीजिए कि हमारा पहला सीट इरोजन मीन सी के साथ कौन पहला कनेक्टेड है। देखिए सी के साथ 1, सी के साथ 1 अगर देखें तो एक ही ऑप्शन है। सी के साथ 1 का हमारे पास एक ही ऑप्शन है और इसको एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए हम किसी और दूसरे पॉइंट को भी एक साथ देख लेंगे कि कौन यहां पे करेक्ट आंसर होगा। आगे पॉइंट बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। सो प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर। ये देखिए दिस इज डिफेक्टिंग मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कभी भी हम प्लॉइंग हिली रीजन में अप एंड डाउन वे में नहीं करेंगे, क्योंकि अप एंड डाउन अगर रहेगा तो वो एक वाटर के लिए स्लोप दे देगा एंड स्लोप will be followed by water, so all water from upside
area will move to down part of the hill, and there you will see will cause heavy accumulation of water, and that is not literally good for any agriculture practices, right? तो इसीलिए हम अब कोशिश करते हैं डी को सेकंड से मैच करने वाले ऑप्शन। तो हमारे पास C1 हमने देख रखा है, D1 हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सो C इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को यहां पे ढूंढने की कोशिश की, बाकी हमने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया। सो एमसीक्यूज के लिए हमेशा एलिमिनेशन मेथड को आप यूज करेंगे, ये आपके काम को काफी आसान कर देगा। वी डोंट हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम देयर, राइट? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपने देखा कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया और ये क्वेश्चन हमने इसको करेक्टली आंसर कर दिया। क्वेश्चन था 2022 का पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहां पे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपने पढ़ा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो सॉइल से रिलेटेड है ना? सॉइल में आपने पढ़ा था कि सॉइल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, क्या क्या उसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके फिजिकल क्राइटेरियाज होते हैं, और उसके इन्हीं क्राइटेरियाज को यहां पे मेंशन किया गया है, इन्हीं फीचर्स को मेंशन किया गया है, और बेस्ड ऑन दीज फीचर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वी आर टॉकिंग हियर, राइट? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब हाई टेम्परेचर जैसे आगे हमारे दिमाग में जाएगा कि एरिड सॉइल हो सकता है या फिर हमारा लैटराइट सॉइल हो सकता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं, तो एरिड सॉइल और लैटराइट सॉइल के लिए अब हमें कुछ एक पॉइंट्स को यहां पे डील करने ताकि हमारे पास इनके बीच का डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए और हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाए। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। सो इट इज सेइंग इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन। अब एरिड सॉइल में तो लीचिंग होना ही नहीं है क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन है ही नहीं, एंड द एरियाज वेयरएवर वी आर हैविंग वेरी हाई प्रेसिपिटेशन कंटिन्यूअस रेनफॉल विल प्रमोट व्हाट? हेवी लीचिंग। और आपको पता है कि इंडिया में कुछ एक ही ऐसे एरियाज है जहां पे हेवी टेम्परेचर भी है और हेवी प्रेसिपिटेशन है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो है हमारा केरला। केरला में आपको पता है कि बिकॉज ऑफ हेवी प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर वी विल हैव फॉरेस्ट with green leaves, and that is the reason why we identify such forest as evergreen forest, and the soil there you will find that will be of laterite soil। ये हमारा फीचर था, राइट? और यहां पे ह्यूमस कंटेंट क्या रहेगा? काफी लो रहेगा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना काफी आसान हो गया। पहले पॉइंट को आपने देखा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि क्या एरिड हो सकता है या लैटराइट होगा। अगले पॉइंट को जैसे ही आपने देखा कि लीचिंग यहां पे इन्वॉल्व है, इट बिकेम सो मच क्रिस्टल क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस, and the answer is laterite soil without any doubt, right? अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्वेश्चन के जरिए कंटेंट को भी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए हमारा काम कितना आसान हो जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी मच इसेंशियल नाउडेज। अगर आपने पढ़ रखा, डेफिनेटली पूरा साल आपने पढ़ा है, तो आपको अब एनसीईआरटी पलटने की जरूरत नहीं है। आपका अपना नोट्स है, क्वेश्चंस उठाइए पिछले 10 साल के लिए, 12 साल के, और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। दैट इज मोर देन इनफ। आपके स्कूल्स पे बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट कराए गए होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम्स आपने लिखा है, आपको हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काम को बाकायदा इजी करने वाले हैं, विच मींस व्हाट? यू विल हैव अ थॉरो रिवीजन विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन, राइट? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखिए मैंने बोला था ना कि एमसीक्यू पहले नहीं आया करते थे, तो 2022 में हमने देखा कि उन्होंने एक एमसीक्यू पूछा। अब यहां से एमसीक्यू हमारे पास नहीं है। अब हम आ गए वन वर्ड आंसर, जो कि 2021 तक पूछा गया था। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए 2018 में है, राइट? और एक चीज और आप देख सकते हैं कि रेगुलरली, अभी हमने 2022 का क्वेश्चन देखा, फिर हम आ गए 2018 पे, विच मींस व्हाट? दिस चैप्टर इज नॉट दैट मच particularly important for your board exam। ये सिर्फ कंसेप्चुअल चैप्टर्स था, हमारे पूरे आगे के ज्योग्राफी के चैप्टर्स को डील करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए थोड़ा सा इसका वेटेज होता है। बट बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखे, नॉट एट ऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिर भी हमें क्वेश्चन देखने हैं जो कि हमें एक क्लियर कट आइडिया देगा कि हमें कैसे अपने पढ़ाई को आसान करना, राइट? अब हमारा आ गया वन वर्ड आंसर, सब्जेक्टिव आंसर। क्वेश्चन क्या है भाई? क्लासिफाई रिसोर्सेस बेस्ड ऑन ऑरिजिन। आपने पढ़ा है रिसोर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे किया जा सकता है, ऑरिजिन के बेसिस पे, उनके एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे,
उनके लाइक कंजम्पशन के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, राइट, उनके यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट के बेसिस पे, ये सारे हमारे पास क्राइटेरिया थे ओवर विच वी हैड डिफाइंड एंड we had further found out different types of resources. यहां पे हमें जो क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है that should be based on what origin, और origin के बेसिस पे जब भी हम रिसोर्स को डिफाइन करेंगे that will be only of two types. And what are these? These will be biotic and abiotic. Biotic आपको पता है, living things, abiotic non living things, and this is the simplest classification of resource, but that was done based on what? Origin. ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने स्टेटमेंट दे दिया in the form of biotic and abiotic and that is enough. Now you don't have to do any extra thing, right? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि 2017 में पूछा गया था. क्या है क्वेश्चन? अब चूंकि ये 1 मार्क्स का है तो देखिए 1 डिफरेंस पूछ रहा है, एक ही डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस. सो रिन्यूएबल जैसा कि आपको पता है जो कि रिन्यू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट, विच इज नेवर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड. नॉन रिन्यूएबल को क्या हो गया भाई, जो कि वंस इफ गॉट एग्जॉस्टेड इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर इट्स रिप्लेनिशमेंट. सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल. अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं. मैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के लिए कुछ एक मैंने जब कंटेंट डिस्कस किया था उस टाइम भी हमने इसके बारे में देखा था. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो हो गए इनके हमें कुछ दूसरे नेम्स भी देखने को मिलते हैं. क्या क्या ये सारे नेम्स है जरा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पे आप गौर करिएगा, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल, राइट, नॉन ट्रेडिशनल. इसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेस इज आल्सो गेटिंग कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टिबल, राइट. ये सारे टर्म्स आप जो देख रहे हो ऑल आर कनेक्टेड विथ रिन्यूएबल रिसोर्सेस, नेवर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड. इसके अपोजिट में आप देखेंगे ये सारे टर्म्स आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल में. लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज कन्वेंशनल, can be termed as traditional, can be also called as exhaustible. अब कभी कभी अब चूंकि सीबीएसई क्वेश्चन बना रही है तो दे आर हैविंग अ हैबिट टू मेक इजीएस्ट क्वेश्चन टफ. हाउ do they do this? They do it with the simplest way. What is that? They will replace this renewable with inexhaustible, non conventional और non traditional. अब यही क्वेश्चन हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, राइट. तो ये सारे टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे. दीज आर एक्चुअली कीवर्ड्स with which we can easily understand the questions and suddenly we can get some points in our mind and we can give our answers in shortest time, simplest, in our simplest way, right. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का. ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो उस रिसोर्स का, ये कौन से बेसिस पे है, दैट इज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी क्लासिफिकेशन. ये जो सारा आपने देखा दोनों क्लासिफिकेशन रिसोर्स का, दैट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज based on what? Based on exhaustibility, based on exhaustibility. अब इससे पहले का क्वेश्चन अगर आप रिकॉल करें हो तो वहां पे हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन. यहां पे अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यहां पे कवर कर लिया. 1 मार्क्स के लिए था, आपने इतना सारा पॉइंट्स लिख दिया, दैट इज मोर देन इनफ, राइट. आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. 2017 में पूछा गया है, राइट. 1 मार्क्स के लिए भाई तो एक वर्ड में भी वो कंक्लूड किया जा सकता है या फिर एक सेंटेंस में मैक्सिमम आप उसको कंक्लूड करोगे. देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है. गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एक एग्जांपल को देखिए. आपके पास
बतेरे पड़े हैं, आपको उनमें से सिर्फ एक ही ढूंढने हैं। उसका एग्जाम्पल आपने दे दिया कोल या फिर मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर जिसका भी मिनरल्स आ जाए उसका आप दे दीजिए, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, हमारे पास लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोई भी पेट्रोलियम जो भी आता है, नेचुरल गैस आता है, सारे हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज वंस इफ दे गॉट एग्जॉस्टेड दे विल टेक टाइम फॉर इट्स रिप्लेनिशमेंट, राइट? सो दीज आर द वे हाउ यू विल अप्रोच योर आंसर्स। आगे बढ़ते तो 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट आर रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट बीन यूटिलाइज्ड। हम बात कर रहे हैं रिवर का। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि ये हमारे एरिया में इजिली अवेलेबल है। हमारे पास देखेंगे बहुत सारे रिवर्स पड़े हुए। रिवर्स के पास पोटेंशियल कितना ज्यादा है कि इसके वाटर को हम इरिगेशन फैसिलिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं, साथ साथ हम इससे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ ह्यूज पोटेंशियल। वी नो दैट वी कैन यूज इट, वी नो द नो हाउ, लाइक व्हाट टेक्नोलॉजी वी कैन यूज फॉर गेटिंग एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हियर, बट स्टिल we are not using the full potential of river water, right? We know how to do this, but we are not using it. So this is the reason why such type of resources will be called as potential resource. We know everything related to that, but physically, practically, if we say we are not focusing over that, we are keeping it available for our future generation. So in future when we have everything easily available, feasibility will be there, then we can go for this, right? But right now still coal is the main source of our electricity generation, and the way we are using coal, soon it will be exhausted, and we know it very well, but still we are not focusing over river water. We know the potential of river water. We can generate huge amount of electricity. We already had we have already seen some potentials like Narmada Valley Corporation, we have Damodar, we have Chambal, we have many projects, multi-purpose projects over which we can have electricity generation, but still we are not focusing towards those because we have some planning. In future we can use it. We know everything related to that, but right now since we are not using it, so that is the reason why such type of resources will be called as potential resource. Definition एक बार फिर से देख लीजिए। Found in a region but have not been utilized properly, such type of resources will be called as potential resource. Example हमने दे दिया river water का। River water can be the best example for potential resource. क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 2014 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन भाई? Which resources are surveyed and determined on the basis of their quantity and quality for utilization? देखिए अब यहां पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। Which resources are surveyed and determined on the basis of their quality and quantity? जिसका हमें, आपको पता होगा प्लानिंग ऑफ रिसोर्स हम पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन भी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास है SPMM, नहीं इसको थोड़ा सा हम सिंपलिस्ट कर देते हैं। दीज आर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेस। देखिएगा थोड़ा सा, इसके लिए ट्रिक भी है। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए ट्रिक फॉर रिसोर्स। किसका ट्रिक है भाई? रिसोर्स प्लानिंग का। रिसोर्स प्लानिंग का एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है जरा देखते हैं। व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक इज, पहला है एस, ये कलर मैं ले लेता हूं, ठीक ना, SMQQ, दूसरा हो गया TSI। ये ट्रिक है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, रिपीटेडली आता है, और यहां पे देखिए इसको हमने ट्रिक के थ्रू देखा। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, यहां पे अब मैं एक एक करके इन सारे का एब्रिविएशन यहां पे देते जाऊंगा। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्वे। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट? सर्वे। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट भाई साहब? एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? एम स्टैंड्स फॉर मैपिंग। एम स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैपिंग, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्यू आ गया। मैपिंग ऑफ व्हाट? मैपिंग हो गया, सर्वे हो गया। अब हमारे पास क्या है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्वालिटी। अब बताइए हमारा काम कितना आसान हो गया। अब ये टी की बात कर लें तो ये टी हमें दे रहा है क्या? टेक्नोलॉजी। दिस टी इज गिविंग अस टेक्नोलॉजी, एस इज गिविंग अस
skills, and I stands for institution where you will use technology and skills and will make things consume well. और ये institution क्या है भाई? ये कुछ नहीं बल्कि हमारा इंडस्ट्रीज ही तो है। एक और स्टेप है, इसका लास्ट पॉइंट था कि हम लोग जो भी कर रहे हैं यहाँ पे उसको अपने नेशनल रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से करेंगे, जो कि गवर्नमेंट का वहां पे इनिशिएटिव होता है। वी हैव टू अलाइन आवर गोल्स एंड एजेंडाज विथ नेशनल प्लानिंग। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, उसको हम वहां पे देखेंगे। बट यहां पे चूंकि ये ट्रिक आ गया तो हमने इसको देख लिया, राइट। ये हमारा रिसोर्स प्लानिंग का ट्रिक हो गया, SMQQ, सर्वे, मैप एंड एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। Next, we have to use technology, we have to use the skills, and we have to use all this technology and the skills at institution where we have industries. And finally, we will be able to consume good, we will be able to make consumable goods, we will be able to produce goods, and that is the basic meaning of resource planning. These are the basic steps of resource planning, right? अब यहां पे क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे एक आपको QQ वाला बात पता चलेगा। क्या है QQ वाला बात? क्या है कि हमारे पास एक रिसोर्स है जो कि क्या किया गया है, उसका सर्वे हो चुका है, ठीक ना, उसका क्वांटिटी और क्वालिटी भी हमें पता चल गया। तो इस तरह के रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे भाई? जो कि क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल सारे लोगों को पता है, राइट। उसके बाद हमने उसको सर्वे भी कर लिया, मैप कर लिया, विच मींस व्हाट, दे आर रेडी फॉर यूटिलाइजेशन। और जो रेडी है बिल्कुल अब हम यूज भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, विच मींस व्हाट, these type of resources will be called as developed resources। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कवर कर रखा है पोटेंशियल रिसोर्स, हमने यहां पे कवर कर लिया अब डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, हम जानते हैं उसके सारे टेक्नोलॉजी को, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को, बट अभी हम उस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। इन फ्यूचर सुन वी विल बी एबल टू यूज इट, दैट्स व्हाई दीज आर गेटिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड, अब हमने उसको ऑलरेडी यूज कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया, उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमने ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया, विच मींस व्हाट, ऑलरेडी नाउ दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर इन यूज। सो ऑलरेडी डेवलपमेंट हैपेंड ऑफ दीज रिसोर्स, सो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी कॉल्ड एज डेवलप्ड रिसोर्स। ये देखिए हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर हमने कितने अच्छे से दिया है। अगला क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ अबायोटिक रिसोर्स। बताइए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसका आंसर कितना आसानी से दे सकते हो। अबायोटिक कंपोनेंट का मेरे पास पूछ रहा है, अबायोटिक मींस व्हाट, नॉन लिविंग। कब का पूछा गया क्वेश्चन है भाई? 2014 का पूछा हो गया क्वेश्चन है। अब अबायोटिक कंपोनेंट मींस व्हाट, अबायोटिक रिसोर्स मींस व्हाट, नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स विल कम विद इन द स्फीयर ऑफ अबायोटिक रिसोर्स, और आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं, राइट। ये देखा आपने क्वेश्चन कैसे, दो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, राइट। पर एक चीज आपको क्लियर हो गया कि हर साल इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे, ठीक ना, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ, हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से 2014 में पूछा गया है, इसको हमने कवर कर लिया है। गिव एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। अभी अबायोटिक देखा था हमने, अब यहां पे पूछ लिया बायोटिक रिसोर्स, बताओ भाई कि क्या होता है। ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस धरती पे, दे ऑल विल बी टर्म्ड एज बायोटिक रिसोर्स। बेसिकली ऑल फ्लोरा एंड फोना विल कम विद इन दिस कैटेगरी, राइट। काफी इजी क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं, फिर 2014 का ही क्वेश्चन है, बट ये देखिए स्पेशल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है भाई क्वेश्चन? विच रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया हैज 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30%, आपके पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट हमारे पास 70% जो लैंड है वो हमारे पास क्या हो गए, प्लेन है, उसके बाद बाकी जो लैंड हमारे पास 30% वो हो गए हमारे पास माउंटेन है, और बाकी जो 10% है वो इरेगुलर है, एरिड है, और प्लेट्यू वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो ये यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है माउंटेन के बारे में। 30% जो हमारा इंडिया का जो टोटल सरफेस है वो किससे कवर्ड है भाई? माउंटेन से, राइट। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। काफी अनयूजुअल क्वेश्चन है, जल्दी इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं यहाँ पे इस तरह के स्पेशली, राइट। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कोल्ड डेजर्ट जैसे पूछ लिया, आपको पता है इंडिया में हमारे पास दो तरह के डेजर्ट मिलते हैं। डेजर्ट जो हो गए हमारे इंडिया में वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली हम सारे लोग जानते हैं कि जो एक हॉट डेजर्ट है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है थार डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का क्या नाम है भाई? हॉट डेजर्ट का नाम है हमारा थार डेजर्ट, राइट, थार डेजर्ट। और
कोल्ड डेजर्ट की जब हम बात करेंगे तो ये आ जाता है हमारा लद्दाख वाला पार्ट, राइट। ये हो गया हमारा लद्दाख का डेजर्ट और ये काफी हाई अल्टीट्यूड पे है। अब एक चीज दोनों में हॉट और कोल्ड में अगर पूछा जाए तो क्या कॉमन है भाई? टेम्परेचर तो घट बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और दोनों में कॉमन है, डेजर्ट का जब भी आप डिफाइन करेंगे, डेजर्ट को जब भी आप डिफाइन करेंगे, देयर वी मस्ट हैव टू हाईलाइट द अमाउंट ऑफ precipitation, right? Precipitation in both cases, either temperature is high or low, it is not going to matter. The temperature, sorry, the precipitation will be the main point here when you define desert. So precipitation in both cases will be very precipitation will be very low in both cases. This is the main point with which you can connect desert. हॉट एंड कोल्ड की बात करें तो थार डेजर्ट और लद्दाख तो आपने देख लिया, बट मेन कॉमन थिंग क्या है? प्रेसिपिटेशन। दोनों केसेस में आपको काफी कम अमाउंट में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेंगे, जहां पे इसीलिए हम देखेंगे वेजिटेशन काफी कम मात्रा में आप वहां पे देख पाएंगे, राइट। आपको पता है कि जहां पे प्रॉपर अमाउंट में वाटर रेनफॉल रहेगा, डेफिनेटली दैट विल प्रमोट गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेशन एंड दैट विल आल्सो फर्दर प्रमोट व्हाट? बायोडाइवर्सिटी, राइट। बट हियर सिंस precipitation in both cases are very less, so that's why at cold desert in Ladakh there also you will find very less amount of natural vegetation. in same manner आपको पता है कि थार डेजर्ट क्या है, राइट। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, जैसे ही उन्होंने कोल्ड डेजर्ट बोला हमारा आंसर हो गया लद्दाख, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने 2015 के पूछे गए एक क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन? विच रीजन ऑफ इंडिया हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग? Which part of India we have well developed terrace farming? Western and Central Himalaya. Or what about Northeast Himalaya? There also you will find same thing. Northeast Himalaya में भी आप देखेंगे हमारे पास terrace farming is a very common practice. टेरेस फार्मिंग इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, राइट। तो ये एग्जांपल दे सकते हैं आपको, कुछ एक रीजन से पूछा गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने वेस्टर्न एंड सेंट्रल हाईलाइट कर दिया। वेस्टर्न की बात करें तो ये हो गया हमारा कश्मीर वाला पार्ट, और थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ जाते तो हमारे पास उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट सब चले गए तो 7 सिस्टर्स स्टेट में ज्यादातर देखेंगे वो टेरेस फार्मिंग करके ही वहां पे कल्टिवेशन करते हैं। साथ साथ वहां पे आपको पता है कि झूम कल्टीवेशन भी करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं, राइट, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 2014 में पूछे गए क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन अगला है, विच सॉइल टाइप इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज? लावा मींस हमारा हो गया डेक्कन प्लेट्यू, राइट। डेक्कन प्लेट्यू को जब हम बात करते हैं सो दैट इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, राइट, एंड बेसाल्टिक। किस तरह का? बेसाल्टिक। ये किस तरह का हमारे पास लावा है भाई? इग्नियस रॉक है, बट किस तरह का? एक्सट्रूसिव। किस तरह का? एक्सट्रूसिव, राइट, एक्सट्रूसिव फॉर्म है हमारा। और यहां पे आप देखोगे इस तरह के, चूंकि इसका कलर हमारे पास ब्लैक है तो ये हमेशा जो रॉक है बेसाल्टिक हमेशा ब्लैक होता है, तो इससे जो हमारे पास इसके डिनोडेशन होंगे, इरोजन होंगे एयर्स और वाटर के थ्रू या फिर अदर फिजिकल फैक्टर्स के थ्रू, वहां से जो प्रेसिपिटेशन बनेंगे, जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो भी हमारे पास क्या रहेंगे? ब्लैक ही रहेंगे। और आगे चल के अगर जैसे जैसे उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ेंगे, कंटेंट बढ़ेंगे, लाइक ह्यूमस का कंटेंट बढ़ेगा, दैट विल बिकम अ सॉइल, राइट। तो इस तरह के सॉइल को हम क्या बोल रहे हैं? ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं, ब्लैक सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लैक सॉइल हम पढ़ना स्टार्ट कर ही दिए हैं तो इसके बारे में कुछ एक और फीचर्स हम देख लेते हैं। व्हाट वुड बी दीज फीचर्स? फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। सेल्फ प्लॉइंग सॉइल की बात करेंगे तो आपको बताना होगा कि वो कौन है भाई? हमारा ब्लैक सॉइल है, राइट। इसको हम बोलते हैं रेगुड़ सॉइल भी, रेगुड़ सॉइल, ठीक ना, ये एक नाम है, रेगुड़ सॉइल इसको बोलते हैं। इसको हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। अब इन सारे नेम्स के पीछे कुछ एक रीजन है जो कि मुझे पता है कि बाकायदा आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। कॉटन सॉइल, यू नो वेरी वेल दैट ब्लैक सॉइल इज प्रीफर्ड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज ब्लैक सॉइल इज हैविंग अ वेरी यूनिक पैटर्न विथ वाटर। अगर पानी है तो काफी देर तक वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, अगर पानी नहीं है तो उसके एब्सेंस में चूंकि वो क्रैक्स को वहां पे प्रिपेयर करता है, दीज क्रैक्स विल अलाउ एयर टू गो एंड मिक्स अप विद द पोर्स ऑफ soil, so that's why such type of plowing further there is not required intense
it is doing this plowing automatically by itself, so that's why such type of soil is getting called as self plowing soil, because with the help of cracks air is getting mixed up with the soil parts, and that is exactly getting done by plowing. So since it is getting done automatically, so this is the reason why such type of soil will be called as self plowing soil. रेगुड सॉइल वहां के लोकल लोग इसको बोलते हैं कॉटन सॉइल। मैंने बताई कि चूंकि यहाँ पे कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल टाइप ऑफ सॉइल है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कॉटन सॉइल। ये था हमारा कुछ एक फैक्ट्स। और एरियाज कौन से हो गए भाई? एरियाज की अगर हम बात करें तो आपको बेसिकली महाराष्ट्र, कुछ एक पार्ट गुजरात का, कुछ एक पार्ट स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट कर्नाटका का और मध्य प्रदेश का भी आपको दिख जाएगा, जहां पे हमारे पास इस तरह के सॉइल देखने को मिलते हैं। ये था हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में, जो कि बना है किससे? लावा फ्लो से, राइट। और ये हमारे पास पता है कि लावा मींस व्हाट? द रॉक विच इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय लावा डायरेक्टली, दैट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉक एंड कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। इंट्रूसिव फॉर्म हो गया हमारे पास ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव हो गया हमारे पास बेसाल्टिक। बेसाल्टिक रॉक आप देख रहे हैं डेक्कन प्लेटो पे बिखरा हुआ है, और ये इसका कलर ब्लैक होता है, तो यहाँ पे जो सॉइल बनेगा इससे रॉक से, ब्लैक कलर का रॉक है तो उससे जो सॉइल बनेगा वो भी ब्लैक ही रहेगा। जैसे जैसे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, वो हमारे पास उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है उसकी, और फाइनली वो ब्लैक सॉइल हमारा रेडी हो गया। फर्दर उसको हम यूज कर सकते हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए और कुछ एक और फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए, राइट। ये था हमारे क्वेश्चन। और बताइए कि हमने सिर्फ एक पॉइंट देखा, उससे हमने कितने सारे पॉइंट्स को डिराइव कर दिए, राइट। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखने हैं। 2014 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट हैज माइनिंग कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। यहां से बार बार मैं देखता हूं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इस सारी चीजों को हाईलाइट कर देता हूं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, यहां पे हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज कॉजिंग लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास हो जाएगा पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा क्या बोल रहे हो? माइनिंग। इसके स्टेट्स भी हम देखेंगे। दूसरा हो जाएगा हमारे पास ग्रेजिंग। अब ले लेते हैं दूसरा ले लिए हम। ग्रेजिंग के थ्रू कौन से स्टेट में हमारे पास हो रहा है लाइक लैंड डिग्रेडेशन? माइनिंग हो गया, लैंड ग्रेजिंग हो गया। अब वाटर एक्युमुलेशन की हम बात करते हैं, जहां पे तीसरा पॉइंट हमने ले लिया है एक्सेस वाटर, लाइक एक्सेस, इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं एक्सेस इरिगेशन। इरिगेशन भी क्या कर रहा है हमारे पास? काउज कर रहा है लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारे कुछ एक एरियाज हो गए। चौथा में आप डाल सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन can be also considered as one of the major reasons for this happening of land degradation. अब कौन कौन से एरिया है जरा सा हम इन पे बात कर लेते हैं। माइनिंग की बात करेंगे तो आपको पता है कि सेंट्रल जोन जो है हमारा, सेंट्रल और उससे सटे हुए हमारे पास ईस्ट जोन, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, स्पेशली साउदर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जो जोन्स हैं दीज आर हैवीली कवर्ड इन डेंस फॉरेस्ट। सेम टाइम इफ यू सी आर आल्सो वेरी मच रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब जब भी वहां पे माइनिंग होगा, फर्स्ट वी विल क्लियर व्हाट? ट्रीज, दैट विल प्रमोट डिफॉरेस्टेशन, दैट इज ऑलरेडी इंटरलिंक्ड विद लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट यू आर डूइंग नेक्स्ट वर्क एंड दैट इज माइनिंग। सो माइनिंग फर्दर विल काउज लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या एरियाज हो गए हम बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, आगे बढ़ते हो आप उड़ीसा आपको दिख जाएगा भाई, वेस्ट बंगाल भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा। ये सारे जो एरियाज हो गए, मध्य प्रदेश मैंने बताया, सेंट्रल इंडिया, ये सारे जो एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, दीज आर वेरी मच प्रोन टू लैंड डिग्रेडेशन एंड द रीजन फॉर दैट इज माइनिंग, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, ग्रेजिंग। Why is it in some states grazing is one of the major reason for land degradation? And what are these states? These states are महाराष्ट्र, याद रखेंगे आप। थोड़ा सा गुजरात की भी बात कर लेते हैं हम। महाराष्ट्र बेसिकली जो है काफी फेमस है लैंड डिग्रेडेशन जो कि हो रहा है ग्रेजिंग के द्वारा, राइट। एक्सेसिव इरिगेशन,
ये पार्ट आप इसका एग्जांपल देखेंगे हरियाणा में, पंजाब में भी थोड़ा बहुत आजकल इससे इफेक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। ये जो सारे रीजन है एक्सेसिव इरिगेशन कॉजिंग प्रॉब्लम, राइट, दैट इज नॉट ए, दैट इज ई, इट शुड बी ई, एक्सेस इरिगेशन जो हो रहा है वो काउज कर रहा है प्रॉब्लम कहां पे, हरियाणा और पंजाब में। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको पता है, जहां पे आप देख लो दिल्ली देख लो, हमारा जो गुड़गांव वाला एरिया हो गया, या फिर आप ले लो हमारा गाजियाबाद वाला एरिया ले लो, या फिर आप चल जाओ दूसरे क्लस्टर में चेन्नई में ले लो। ये सारे बहुत सारे ऐसे हब्स हैं, इंडस्ट्रियल हब है, जहां पे हमारे पास लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और ये सारे स्टेट्स को भी आपने यहां पे देख लिया। क्वेश्चंस यहां से अगर पूछे जाते हैं तो इसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। What are the states where land degradation is happening based on mining, grazing, excessive irrigation और industrialization? इससे रिलेटेड कुछ एक स्टेट्स हमने देख लिए एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट। तो ये था हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया था, हमने आसानी से इसका आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2014 में पूछा हो गया फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ प्लेन्स। देखिए अभी एक क्वेश्चन था 30% जो हमारा इंडिया है वो किस चीज में भाई, किस चीज को कवर कर रखा है, किस चीज के द्वारा कवर हो रखा है, माउंटेन के द्वारा। माउंटेन जो है हमारे इंडिया का 30% कवर कर रहा है। दूसरा यहां पे हम बात करने वाले हैं किसका भाई, 43% जो हमारा एरिया है वो क्या कर रहा है, इंडिया के टोटल फर्टाइल प्लेन को हाईलाइट कर रहा है। तो हमारा जो प्लेन हो गया उसका कवरेज 43%, बाकी जो माउंटेन हो गया 30%, और बाकी सारे जो एरियाज हो गए वो हो गए हमारे फॉरेस्ट कवरेज के अंदर, राइट। कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, यहां पे 7, बाकी जो बच जाएगा 2, लगभग 27%। 27% जो हमारा एरिया है वो फॉरेस्ट कवरेज के अंदर आता है। बट अगर आप देखते हो यूनाइटेड नेशन का गाइडलाइंस, लाइक फॉर ईच एंड एवरी कंट्री मिनिमम 33% ऑफ लैंड कवरेज शुड बी देयर विथ रिलेटेड विथ फॉरेस्ट। और यहां पे हमें जरूरत है उस पर काम करने की, हम लैग कर रहे हैं उसमें, और हमें ऑलमोस्ट 6% का गैप यहां पे देखने को मिल रहा है, राइट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया। हमने देख लिया कि लगभग 43% जो हमारा लैंड है वो प्लेन लैंड है हमारे टोटल एरिया का, राइट। 30% अभी हमने देखा कि माउंटेन हो गया, और यहां पे हमने देखा 27% जो हो गया वो हमारा लगभग हो जाएगा फॉरेस्ट कवरेज। यहां पे हमें थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो डाटा बोलता है कि हर एक कंट्री के पास मिनिमम 33% जो टोटल लैंड है वो होने चाहिए फॉरेस्ट कवरेज में, राइट। आगे बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। अभी आ गया ना क्वेश्चन, हमने देखा था कि ग्रेजिंग, माइनिंग हमने देखा, अब यहां पे आ गया ओवर इरिगेशन। पंजाब से रिलेटेड एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पे हमारा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। क्या वजह है उसके, ओवर इरिगेशन। अगर आप पीछे जाते हैं तो अभी अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है, एक्सेसिव इरिगेशन, ओवर इरिगेशन इज कॉजिंग प्रॉब्लम इन हरियाणा एंड पंजाब, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अभी हमने इस चीज को कवर भी किया ब्लैक सॉइल के बारे में, राइट। इन विच स्टेट ब्लैक सॉइल इज गेटिंग फाउंड, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। मैंने बोला कि किसका पार्ट है भाई, गुजरात का, दैट इज पार्ट ऑफ गुजरात। मालवा मध्य प्रदेश का पार्ट हो गया, और छत्तीसगढ़ तो आपको पता है, साथ साथ कर्नाटका भी आ जाएगा। ये सारे एरियाज में आप देखेंगे, ये सारे एरिया दक्कन प्लेटो के पार्ट है, एंड दीज आर वेरी मच रिच इन ब्लैक सॉइल बिकॉज दीज आर गेटिंग एंड दीज आर वेरी मच यूजफुल फॉर व्हाट, कॉटन कल्टीवेशन, राइट। ये पॉइंट्स आप सारे दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है 2014-15 में पूछा गया है रेगुलरली। अब हम अब पढ़ चुके हैं इसको कि विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कितना बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रेगुलर सॉइल को हम बोलते हैं कॉटन सॉइल, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। और यहां पे देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है भाई क्वेश्चन, इन विच स्टेट्स ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आ गया ना, आपने पहले देखा ओवर इरिगेशन, उसके पहले आपने देखा था कि माइनिंग कहां पे काउज करा था लैंड डिग्रेडेशन, अब यहां पे आ गया ओवर ग्रेजिंग। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे जो एरियाज हैं, देयर वी आर सीइंग हैपनिंग ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड द मेन रीजन फॉर दिस इज ओवर ग्रेजिंग, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, राइट। 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगेन 2015 का ये क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट लैटराइट सॉइल इज फाउंड। मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल टेल यू द केरला विल बी द करेक्ट आंसर। केरला इज हैविंग हाईएस्ट, केरलाज जो
केरला के जो वेस्टर्न पार्ट हैं, वेस्टर्न कोस्टल पार्ट हैं, वहां पे आप देखेंगे वी हैव अ वेरी हेवी अमाउंट ऑफ लैटराइट सॉइल एंड देयर इट इज गेटिंग फाउंड बिकॉज ऑफ हेवी precipitation and very high temperature, right? So Kerala will be the most suitable answer. Apart from Kerala, you will see some Karnataka, Tamil Nadu. In Tamil Nadu, you will find Chennai will have, and further you will see Madhya Pradesh, little bit part of Madhya Pradesh, and hilly region of Odisha and Assam. There you will find laterite soil. But most important part is Kerala. Among all, Kerala is having highest amount of laterite soil there. You have to be very much crystal clear about it, right? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2015 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है भाई क्वेश्चन? विच सॉइल टाइप इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग? अब बताइए, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा कि लैटराइट सॉइल कहां मिलता है, तो लैटराइट सॉइल मिलता है हमारे पास केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के कुछ एक एरियाज और मध्य प्रदेश और असम के कुछ एक, उड़ीसा और असम के कुछ एक एरियाज में। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे पूछ लिया भाई कि लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर कौन से सॉइल का फॉर्मेशन जो हो रहा है इंटेंस लीचिंग के द्वारा हो रहा है, राइट? इंटेंस लीचिंग के द्वारा फॉर्मेशन हो रहा है जिस सॉइल का, वो हम बोलते हैं उसको लैटेराइट सॉइल, राइट? क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा कंटिन्यूअसली, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में सीबीएसई पूछती है। ये उनका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने में। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, यू डोंट हैव टू लूज योर कॉन्फिडेंस, बी वेरी मच स्ट्रिक्ट विथ योर रूल्स एंड रेगुलेशन, डोंट गेट like overestimated or like undermined by the paper preparation method of CBSE. You have to be very much confident here, be crystal clear with your thoughts and that will help you a lot. तो आपने देखा कि कैसे ये इंटेंस लीचिंग यहां पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, केरला में हो रहा है किसके द्वारा? हाई precipitation और हाई टेम्परेचर के द्वारा, एंड द सॉइल विच इज गेटिंग फॉर्म दैट इज लैटेराइट सॉइल, राइट? आगे बढ़ते 2016 का एक क्वेश्चन देखते हैं। नेम द लैंड विथ डीप चैनल्स दैट इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। अब जो लैंड हमारे लिए कल्टीवेशन के पर्पज से यूजफुल नहीं है, डेफिनेटली दैट टाइप ऑफ लैंड विल बी कॉल्ड एज बैड लैंड। क्यों बैड लैंड है? बिकॉज यहां पे डीप चैनल्स हैं, जो कि कैसे लॉन्ग फॉर्म में अगर कंटिन्यूअसली गली का फॉर्मेशन होते गया तो आपको पता चलेगा वो गली काफी डीप हो जाएगा, which will make soil very much susceptible and sometimes you will see happening of landslide there. So how can you do irrigation there or cultivation there? So literally it is not possible there. So that's why such type of land will be categorized as bad land, right? ये था हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का ही है। Which state has the largest area under black soil? हमने देखा अभी इस क्वेश्चन को कितनी बार ये अपीयर हो रहा, आप देख सकते हो इससे कि कितना ये इंपॉर्टेंट हो जाता। आप चूंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एमसीक्यू में कभी कभी 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू में नहीं आया तो कभी कभी मैंने देखा है कि वो वेरी शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका इसी तरह का जवाब भी होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि किस एरिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल मिलते हैं भाई? तो महाराष्ट्र में, बस कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं हम 2017 की तरफ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन? अब सॉइल इरोजन को, अब चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हमें सारे को एक्सप्लेन नहीं करना, हमें चूंकि एक ही आंसर देना है, 1 वर्ड ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो ऐसे केस में हम एक एग्जांपल दे देंगे, चलिए हो जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रिप क्रॉपिंग, व्हाट कैन बी द अदर मेथड्स? यू कैन डू terrace farming there, you can do contour plowing there, and these are other methods with which we can control soil erosion, right? ये था हमारा 2017 का पूछा गया एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 2017 के एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। गली इरोजन इज वेरी मच कॉमन इन विच बेसिन? चंबल बेसिन। आपको पता है कि चंबल जो बेसिन है ये हमारे पास अरावली और सतपुड़ा ले लीजिए, विंध्याचल ले लीजिए, इन सारे जो माउंटेन रेंजेस है इनके आसपास के जोन से गुजरता है। और जहां पे बहुत सारे हमारे पास ऐसे हिली रीजन्स रहेंगे, वहां पे बहुत सारे वैलीज भी देखेंगे, तो ये सारे वैलीज होंगे, उनमें स्लोप इन्वॉल्व रहेंगे, और वाटर जब इन स्लोप्स के थ्रू पास करती है, डेफिनेटली दे विल फॉर्म व्हाट? गली। एंड फर्दर इफ गली फॉर्मेशन कंटिन्यू टू टेक प्लेस, व्हिच मींस व्हाट? दैट लैंड विल बी कॉल्ड एज व्हाट? Bad land, because there you can't do cultivation, you can't do practice further irrigation for doing your harvesting or cultivation or agricultural practices. So that's why bad land you will find very much scattered in Chambal basin, and that is there because of what? Formation of gully erosion, right? आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन है,
हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमने देखा रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर हम इंडिया की ये जो क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ है, इसे आप एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? पहला पॉइंट, चूंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको बताना पड़ेगा वाटर। लेट्स टेक वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स हम यहां पे ले रहे हैं, वाटर रिसोर्स हम यहां पे ले रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, विथ विच वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब वाटर की बात करें, यहां पे हम 2 स्टेट के बारे में बात करें, एक है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, एक है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा स्टेट जो हो गया वो हो गया हमारा राजस्थान। ये 2 स्टेट आप जैसे ही सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि वी हैव वन थिंग कॉमन, राइट? व्हाट इज द कॉमन पॉइंट हियर बिटवीन दीज टू थिंग्स, बिटवीन दीज टू स्टेट्स? दैट इज वाटर। अरुणाचल प्रदेश में वी हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज पोटेंशियल ऑफ वाटर रिसोर्स इज देयर, and same water is very much in deficit form in Rajasthan. Are you observing this? We do have to facilitate, accommodate water facilitated in such a way that access water of Arunachal Pradesh will mitigate the scarcity of water of Rajasthan. And for that we have to do what? We have to follow resource planning. अब resource planning, अब अरुणाचल प्रदेश से पानी आप ला रहे हो राजस्थान, अब बताइए is it a easy task? No, it's a big and humongous work is required here for continuing with this water supply from Arunachal Pradesh to Rajasthan. We have to put a lot of investment there, along with huge amount of works will be required, like digging and putting pipes there, connectivity should be there. So all these, if you see, will be very much labor intensive. So first example you have seen, with that you have concluded that resource planning is a very complex process. Second, अगर हम बात करते हैं फिर से अरुणाचल प्रदेश का, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं फिर से अरुणाचल प्रदेश का ही, अरुणाचल प्रदेश। We know that we have huge amount of water there. We have huge amount of water there, and this water can be used as what? A multi-purpose projects, and there we can have huge potential for electricity generation. But we don't have infrastructural development there. We lack in infrastructure there. So all these waters are getting wasted. So there again we have to understand, we have to do some planning, like we can construct some dam there. But is it an easy task? क्या ये आसान काम है? No, not at all. Because आप सबसे पहले तो देखो कि अरुणाचल प्रदेश कहां पे है. That is located at the easternmost extreme of our India, right? अब ये जो कनेक्टिविटी है हमारा पास मेनलैंड इंडिया से इस ईस्टर्नमोस्ट एक्सट्रीम का, वो काफी नैरो है, और यहां पे चूंकि काफी हिली रीजन्स है, we don't have metallic road there, we don't have proper connectivity, we don't have rail network there, then how will you transfer all these basic things which are very much essential for developing infrastructure? It's literally not there, right? So here you can see this is a very very complex process, and that is the reason why you have explained this process with the help of some examples. क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे हमने सिर्फ ये देखा है कि हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। विद दीज 2 एग्जांपल्स वी हैव कंक्लूडेड इट। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप इसको आंसर दोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैंने अभी डील कर रखा है पीछे, रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एनी इकोनॉमी, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो हमने देखा, हमने एक ट्रिक देखा था SMQQ, और दूसरा देखा था TSI, और लास्ट में एक पॉइंट हमने ऐड किया था जो कि गवर्नमेंट के साथ आपको अपने एजेंडे को अलाइन करना, ठीक ना। तो आगे कुछ क्वेश्चंस भी हम उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, और देखिए कैसे आप आंसर दे रहे हो, राइट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपने एग्जांपल्स के थ्रू उसको कवर किया, एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज एजेंडा 21, राइट। लिस्ट एनी 2 प्रिंसिपल्स व्हिच वाज पोस्टुलेटेड और हाईलाइटेड और रिकमेंडेड बाय दिस एजेंडा 21। और कब ये हुआ था? दैट हैपेंड इन अर्थ समिट व्हिच वाज कन्वेन्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। देखिए यहां पे ये ईयर्स भी हमने मेंशन कर दिया, राइट। So Agenda 21 was adopted at first International Earth Summit. First Earth, अब क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में भाई कि when did we first
have our first international summit? So आंसर आपका होना चाहिए 1992। कहां पे हुआ था? Where did we concluded? Where did we conclude this event? At Rio de Janeiro of Brazil, right? ये चीज आपको ध्यान रखना। मेन आउटकम उसका क्या था भाई? एजेंडा 21 was the main outcome, and another outcome of this was sustainable development. First time we had put emphasis over this sustainable development. Later we had evolved, and there we had come up with sustainable development goals, and now every frequently we have multiple like sessions of such type, and we are planning for achieving all these sustainable development goals, right? आगे हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, right? एजेंडा 21 हमने देखा, ये कब आउटकम के तौर पे आया? फर्स्ट अर्थ समिट के द्वारा ये आया। कब हुआ? 1992 में। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, राइट? अब इसके दो मेजर प्रिंसिपल क्या थे भाई? चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू फॉर्म में भी, और आप देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में भी। सो पहला, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। पहला था हमारे पास कि हमें एनवायरमेंटल डैमेज अभी तक ने जो किया, उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग उतना ज्यादा हाइप नहीं था जितना ओजोन लेयर का डिप्लीशन था, तो उस वक्त बहुत बड़ा कंसर्न था हमारे लिए। तो एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में हमने वहां पे पहली बार उस पर प्रेशर डाला विद दिस प्लेटफॉर्म, राइट? नेक्स्ट वाज लाइक इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पे हम किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे हर एक कंट्री, जो भी इस यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, सारे लोग एक साथ आएंगे, दे ऑल विल टॉक ओवर दीज गोल्स, और फाइनली वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इस पे हमें अब कुछ काम करने की जरूरत है, तो चलिए कुछ करते हैं, और कैसे करना है उसका हम एक थ्रू आउट प्लान बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एंड स्लोली स्लोली वी विल ट्राई टू अचीव इट, राइट? तो ये था हमारा पहला आउटकम, पहला प्रिंसिपल इस एजेंडा 21 का। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या था कि जो प्लान हम बनाएंगे यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो प्लान बनेगा सारे कंट्रीज के एग्रीमेंट से, वो तो रहेगा, इस साथ साथ हर एक कंट्रीज की एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो सस्टेनेबल गोल जो यहां पे उसको अचीव करने के लिए आपको अपने तरीके से कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, वी विल नॉट फोर्स यू, वी विल नॉट कंपेल यू टू डू समथिंग, but it should be your responsibility. Now just now we had concluded that it is a collective responsibility, it is a shared responsibility, so that can be only achieved when we are going to take initiative, that too without any pressure. That should be our concise understanding, and we have to come up with our own plan, right? And same point here you see will be getting highlighted, right? What is this? Every local government should draw its own local agenda 21. मैंने बोला ना, हर एक कंट्री के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, आपको अपने तरीके से एक एजेंडा 21 प्लान करना है, जिसके थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स अभी अभी हमने डिस्कस किए उसको आप कैसे उसको मिटिगेट करेंगे, कैसे उसको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो भी आप स्टेप्स लेंगे वो आपके एजेंडा 21 के अंदर मेंशन किया जाएगा। ये था हमारा 2 पॉइंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, राइट? 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में 2 पॉइंट्स के थ्रू आपने कंक्लूड कर दिया, और दैट्स इट। यहां पे देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यू हैव टू लिस्ट ओनली 2 प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंडा 21। वेरी नाइसली यू हैव डन इट, एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल आउट ऑफ फुल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। 2017 का एक क्वेश्चन है, व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम करते हैं, राइट? यहां पे फिर से वही क्वेश्चन यहां पे आ गया, व्हाई इज इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, हम देखते हैं। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। डेफिनेटली इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। द वे वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेस नाउडेज, सून दे विल बी गॉन। एंड यहां पे साथ साथ चूंकि हम इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां पे हमें साथ साथ क्या सोचना है कि भाई हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्या उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, या फिर उससे जो हम काम कर रहे हैं, उस जो हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए क्या रिसोर्सेस बचेंगे। इन्हीं सारे पॉइंट्स को देखने के लिए, ये समझने के लिए हमें एक जरूरत होता है कि रिसोर्स जो हमारे पास है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, कंज्यूम करें, एक्सप्लॉइट करें। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है, राइट? नेक्स्ट,
प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, राइट। हमें पता चला कि एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा, जैसे हमने देखा था हिमालयन यू, जो कि सिर्फ हिमालय में मिलता है। फ्रॉम देयर वी आर एक्सट्रैक्टिंग टैक्सोल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर cancer patient, right? We are having some chemicals coming from here which is used in कैंसर ट्रीटमेंट। अब बताइए हमें जब ये बात पता चला तो हमने हिमालयन यू को बहुत बुरे तरीके से उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया। अब हमारे पास कुछ ही दिन में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये गलत चीज है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी चीज हम काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी इन एक्सेस, इट शुड बी इन सच ए वे दैट वी आर गोइंग टू टेक केयर अदर्स life also, especially living things, right? So sustainable existence of all forms of life should be there. That is the second point. For that we need to do what? Resource planning. Indiscriminate exploitation of resources, right? जो अभी देखेंगे कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को क्रिएट कर रहा है, उसको समझने के लिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिख दिया, आपको 3 मार्क्स, या फिर अगर 2 मार्क्स का है भाई तो 2 मार्क्स, अगर 3 पॉइंट्स लिखते हो तो 100% आपको मिलेंगे। These are the reasons why we do have to follow resource planning, right? ये था हमारा क्वेश्चन 2017 का आया हुआ, हमने काफी आसानी से इसको कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। डू यू एग्री? हमने एग्जांपल देखा था, क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश का, राजस्थान का, राइट? Do you agree with this statement? Support your answers with any 3 examples. बिल्कुल सही बात है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एरिया देखें तो काफी मिनरल रिच एरियाज हैं, राइट? बट इनका डेवलपमेंट देखिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अरुणाचल प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। राजस्थान इज इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, राइट? लद्दाख हैज रिच कल्चरल हेरिटेज बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। ये सारे चीज आपको क्या बताते हैं? जी हाँ, रिसोर्सेस तो हैं बट उसके जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एंड अगर डेवलपमेंट नहीं हो गया, विच मींस व्हाट, दोज रिसोर्सेस कैन बी कंसीडर्ड एज वेस्ट ओनली, राइट? बट वी कैन मिटिगेट दीज वेस्टेज ऑफ आवर इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज बाय द मींस ऑफ प्रोवाइडिंग सम resource planning. We will have to develop some infrastructure. With that we can accommodate resources in such a way that in future these can be very much helpful for all of us, right? So this is promoting what? Resource planning. ये क्वेश्चन था आपका रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड, 2017 में पूछा गया। 3 से 4 पॉइंट आपने दिया एंड दैट इज मोर देन इनफ, राइट? आगे बढ़ते हैं। 2015 का एक क्वेश्चन है, रेड सॉइल लैटराइट सॉइल के बीच में अंतर बताइए, राइट? डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। रेड सॉइल आपको पता है, बेसिकली इसके लिए एक फैक्ट है, रेड सॉइल आपको उस एरिया में मिलेंगे जहां पे हमें बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलते हैं। मिनरल्स आपको कहां देखते हैं भाई साहब? मिनरल्स आपको दिखेंगे झारखंड, उड़ीसा, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले एरिया में। इन सारे एरियाज को देखें तो ये सेंट्रल इंडिया के पास और ईस्ट एरिया इंडिया के पास आपको पड़ेंगे। यहां पे अगर आप देखते हो तो यू विल फाइंड अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेड सॉइल देयर। Apart from this central India, if you go down in Karnataka where we have KGF, Kolar Goldfield, there also we have iron deposits, right? उस एरिया में भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेड सॉइल। कॉमन ग्राउंड दैट इज डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, राइट? तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा हिंट हो जाता है, ठीक है? तो रेड सॉइल आप ऐसे एरिया में देखेंगे, वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल्स अवेलेबल देयर। अब साथ साथ एक और पॉइंट है, रेड सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टर्न्स इनटू व्हाट? येलो सॉइल। तो रेड सॉइल और येलो सॉइल का बेसिक केमिकल कंपोजिशन सेम है और थोड़ा सा वाटर के प्रेजेंस में रेड सॉइल क्या हो जाता है? येलो के फॉर्म में टर्न होता है, राइट? अब लेटराइट सॉइल के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुका है कि ये कहां पे ज्यादातर मिलते हैं? टेम्परेचर जहां पे हाई है, बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल है, लीचिंग वहां पे होता है वैसे एरियाज में। सॉइल को हमने देखा कि कहां पे मिलता है? केरला, कर्नाटका वाले एरिया में। यहां पे हमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, जो कि ह्यूमस को प्रमोट करते हैं, फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं, वो काफी कम देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये था थोड़ा सा हमारे पास लेटराइट सॉइल का लाइक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड पॉइंट्स। रेड सॉइल की हमने बात की, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, और आपको पता है कि इग्नियस रॉक इज हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल्स, राइट? तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट? मेटालिक मिनरल्स मैंने बोला कि पहले बता दें कि बहुत ही भारी मात्रा में आपको मिनरल्स मिलेंगे, ज्यादातर मिनरल्स जो रहेंगे मेटालिक मिनरल्स ही रहेंगे, राइट? रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। मैंने बोला कि ये सारे एरिया देखेंगे, आपको पता चलेगा इनको देखने के बाद कि दीज आर वेरी मच रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, राइट? तो ये आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
अब ये ऑब्वियस है ना, जहां पे मिनरल्स रहेंगे और स्पेशली अगर आयरन का ज्यादा रिचनेस है वहां पे, तो देखेंगे उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर दिस सॉइल टर्न्स इनटू येलो। ये पॉइंट आपको भी यहां पे मेंशन कर दिया, मेंशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक यहां से एक 100% सिक्योरिटी हो गया कि आप 100% यहां पे पूरा का पूरा मार्क्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेड एंड लेटराइट सॉइल। 2015 में पूछा गया एक क्वेश्चन था। फिर उसी साल हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया किस फॉर्म में, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। हमने बात किया था व्हाट ओवर grazing was the main reason in these states for land degradation, right? देख लेते हैं फिर से, overgrazing is the main reason for these states land degradation, right? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अगले पार्ट में, हाउ कैन इट बी चेक्ड, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट? सो हम क्या कर सकते हैं भाई, अफॉरेस्टेशन, जहां पे हमारे पास ग्रेजिंग लैंड्स हैं वहां पे हम क्या करेंगे, प्लांटेशन को प्रमोट करें, तो अफॉरेस्टेशन करें तो सुन वो एरियाज ग्रीनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो स्मॉल सैम्पलिंग्स है वो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ट्रीज रहेंगे तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? यहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग का होना चाहिए, जो रेगुलरली आप एक ही एरिया में जानवरों को मत भेजिए, टाइम टू टाइम उनको चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए अलग अलग प्लेसेस में, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग फील्ड्स। और प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, राइट, जो कि प्रमोट करेंगे क्या कि एनिमल एक टाइम में एक ही पार्ट में रहे, दूसरे पार्ट में मूवमेंट नहीं करेंगे, और जिसके थ्रू शेल्टर बेल्ट का प्रमोशन होगा। शेल्टर बेल्ट से हमारे पास इरोजन मिटिगेट हो जाएगा। मान लीजिए कि सॉइल का जो सैपलिंग था वो तो मान लीजिए कि मर गया उनके जानवरों के खुर से, बट फिर भी अगर वहां पे उनका इरोजन नहीं हो रहा है सॉइल का, क्योंकि प्लांट्स रहते तो सॉइल को पकड़ के रखते हैं ना, उनको पोरस होने नहीं देते हैं, लेकिन अगर सैपलिंग मर गए और आसानी से वहां पे पानी मूवमेंट कर रहा है, एयर वहां से मूव कर रहा है, तो सॉइल इरोजन भी देखने को मिलेगा ना। शेल्टर बेल्ट इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ओवरग्रेजिंग हुआ, सॉइल के डिग्रेडेशन को फर्दर मिटिगेट करने के लिए वी रिक्वायर व्हाट, शेल्टर बेल्ट। सो शेल्टर बेल्ट के हम बना सकते हैं प्लांट्स के थ्रू, राइट। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है राजस्थान में। हमने क्या किया, बहुत सारे जैसलमेर या फिर थार से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास राजस्थान को, वहां पे हमने बहुत बड़े एरिया में शेल्टर बेल्ट्स का फॉर्मेशन किया, जिसके थ्रू हम जो फॉर्मेशन थे हो रहे थे कंटिन्यूसली जो ड्यून्स का, उसको हमने क्या किया, कम कर दिया, राइट। अब ये थे हमारे कुछ एक रीजंस, और फाइनली हमें क्या करना है, ओवरग्रेजिंग को कम कर देना। ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने इस पे काम किया, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू overcome the problems related to overgrazing especially in these states like Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh, right? तो ये था हमारा 2015 का पूछा गया क्वेश्चन। 2015, 14, 2012 देखिए कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 में भी पूछा गया है, राइट। क्या है क्वेश्चन, जरा देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। यही क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर पूछा गया 2011 में, जो कि दूसरे वे में पूछा गया। आपको पता है कि सीबीएसई हर एक बार जब क्वेश्चन प्रिपेयर करती है उसी क्वेश्चन को वो ट्विस्ट कर देती है। देखिए उसका एक अच्छा सा एग्जांपल, एक्सप्लेन इन 3 स्टेप्स टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, राइट। हमने अभी देखा कैसे एफॉरेस्टेशन के द्वारा, शेल्टर बेल्ट के द्वारा और लाइक टेरेस फार्मिंग के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे भी कुछ एक इसी तरह के एग्जांपल है, हमने इसके बारे में बहुत सारा पढ़ रखा है, इसको हम स्किप करते हैं। 2014 में फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल आपको पता है कि अगर ज्योग्राफिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादातर ये मिलेंगे कहां पे, राजस्थान वाले एरियाज में, थार वाले डेजर्ट में और थोड़ा सा आपके कोल्ड डेजर्ट में, राइट। तो फीचर क्या क्या भाई, इट एरिड सॉइल्स रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। पहले तो उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, कौन सा कलर का होता है भाई, रेड से ब्राउन होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। इसमें चूंकि ऑलमोस्ट न के बराबर ऑर्गेनिक मैटर है, तो इनके जो विल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा ग्रेनी है, सैंड के टेक्सचर में है, तो ये उनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर केमिकल कंपोजिशन इसका देखें तो दैट इज वेरी मच सैलाइन इन नेचर। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। मैंने पहले बोला था कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट यहां पे काफी कम है।
Next part, lower horizons of the soil are occupied by conker because of increasing calcium content downwards. और इनमें से अगर आप कोई भी 3 पॉइंट्स अगर आंसर लिख रहे हो, that is best way to give your best here, right? तो 3 पॉइंट्स इसमें से आप किसी को भी लिख देंगे, एरिड सॉइल का फीचर जस्टिफाई हो जाएगा एंड यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल। ये था हमारा 2014 का पूछा गया क्वेश्चन। उसी साल एक और क्वेश्चन आया, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बताइए कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि ये एक इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है, फाइनाइट रिसोर्स है। वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बिकॉज वंस इफ इट गॉट डिग्रेडेड इट विल टेक ऑलमोस्ट 100 years, 10 years, sorry, 100 years, 1000 years for its replenishment of its natural component, right? So we have to understand the importance of land, and most important, we live on this land, right? We perform economic activities like agriculture, industries and services related work we do over the land, so we can understand the importance of land. Next, it supports natural vegetation, right? जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर के लिए। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए सारे चीजों को देखेंगे तो ये सारे रिलेटेड है लैंड से, बिना लैंड के तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने बताया कि दिस इज अ फाइनाइट रिसोर्स, और अगर एक बार ये बर्बाद हो गया तो इट विल टेक टाइम फॉर इट्स renewable replenishment, so that's why we have to be very much careful. We have to understand the importance of land, and like this you have to justify your answers, and that's it, right? 2014 का पूछा गया ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 2000, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम, तो पता चलता है कि 2014 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया, राइट? पहले बताया था ना कि इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा वेटेज था, अब यहां से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? पर आपको परेशानी हो ना, हम लगभग सारे क्वेश्चंस देख रखे हैं, ठीक है? Indiscriminate use of resources had led to numerous problems. Justify your statement. The way we are using our resources, soon it will be exhausted. Next, apart from this exhaustion, we are causing environmental degradation. Next, if you see, we are causing deforestation, we are causing global warming, and many more issues are there which all are related to indiscriminate use of available resources, right? हम जानते हैं कि resources are vital for human survival, right? And it was believed that resources are free gift of nature. ये माना जाता कि हमें उन्होंने, नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया ये सारे रिसोर्स को, और जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है, we don't understand the value of that thing. ये फिलोसफिकल व्यू थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया इसको, बट हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा चीज है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, लिटरली वी डोंट गिव एनी अटेंशन टू दैट, राइट? वी डोंट गिव वैल्यू टू दोज थिंग्स, एंड लिटरली वंस व्हेन इट इज गॉन, व्हेन दीज थिंग्स आर गॉन, वी रियलाइज दैट वी वर नॉट पेइंग अटेंशन एंड नाउ वी आर causing problem to ourselves. And same thing here you can see is related with our natural resources. We have huge amount of natural resources available in our surroundings, but the way we are using it, literally you can say we are giving value, but we are not understanding the importance of these resources. We are over exploiting it. We are doing indiscriminate use of resources, right? And there we must have to be very much careful, because we have to keep our resources available for our future generation. That is the meaning of sustainable development, right? देखते हैं कुछ एक एग्जांपल। To satisfy the greed of few individuals, depletion of resources has been continued. यहाँ पे आप दे सकते हैं गांधी जी का कोट। आपको पता है गांधी जी का कोट इसी बात को हाईलाइट करता है। गांधी जी ने क्या बोला था भाई साहब, कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड्स। ये धरती के पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं कि सभी के नीड को वो फुलफिल कर सकती है, पर किसी के लालच को ये फुलफिल करने में अक्षम है। कहीं से भी ये किसी के लालच को फुलफिल नहीं कर सकती है। बहुत ही बड़ा डीप मीनिंग है इसका। आप समझिए कि अगर ये कोट आप यहां पे लिखते हैं गांधी जी का, इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हाउ नाइसली you will give a message to your paper corrector, and definitely he will be very much happy after seeing this point. So these small key points are very important and already are mentioned in your NCERT. So why are you not using it? These are skills of proper writings.
सो यू मस्ट हैव टू फॉलो इट, राइट। तो हमने देखा गांधी जी का ये कोट अगर आप यहां पे मेंशन करते हो तो 100% आपको आप एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एक और पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि आज जो भी रिसोर्सेस है हमारे पास, ये हमें हमारे एंसेस्टर्स ने नहीं दिया है। हम जो आज जिस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं, वी हैड बोरोड इट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। we have taken it over their choice. They have given us for temporary use, so it reminds us the resources we are using, it is not ours. There it is the what do you say, authority of our future generation. So here we have to be very much careful. Whatever resources we are using, we had borrowed it from our future generation, so we have to make sure that these resources are going to be there for them in same manner as they have given to us for our current day use. ये पॉइंट अगर इस तरीके का लिखते ना, दो चार फिलोसफिकल कोट, दैट विल बी ह्यूज, दैट विल गिव ह्यूज इंपैक्ट ओवर योर पेपर करेक्टर गाय, राइट। तो ये सारी चीज आप ध्यान में रखेंगे। ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू लैंड्स, द सोसाइटी गेट्स डिवाइडेड इनटू सेगमेंटेशन लाइक रिच एंड पुअर, राइट। यहां पे हमारे पास एक ड्रॉबैक देख रहा है कि किसी स्टेट के पास रिसोर्स इतना ज्यादा अच्छा है, उन्होंने प्रॉपर्ली तरीके से उस रिसोर्स को यूज किया है, सेम टाइम रिसोर्स वहां पे भी दूसरे स्टेट में भी है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। अब यहां पे देखेंगे सोसाइटी के अंदर ही रीच और पुअर का एक बहुत ही बड़ा गैप बन रहा है। दैट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ indiscriminate use of resources. We are not judiciously using resources which are there in our surroundings, right? Next, indiscriminate use of resources has led to what? Ecological crisis. हमने बोला कि हमने तो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहां पे हम तो सर्वाइव कर रहे हैं, साथ साथ जो हमारे साथ और भी जो एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने चाहिए, उनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। वी आर मेकिंग देम गेट डिसअपियर्ड फ्रॉम दिस होल अर्थ, मींस वी आर making it very much difficult for them, and this is just nothing but ecological crisis. आपने देखा कैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो आपको सब लोग को पता है, राइट। एंड ऑल दीज आर, इफ यू सी, दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस, करेक्ट। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, और इसी तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार 11, 12 और 14 में पूछा गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 2013 का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, करेंट फैलो, अदर देन करेंट फैलो एंड कल्चरल वेस्टलैंड। फैलो मींस व्हाट? लैंड्स वी आर नॉट यूजिंग फॉर एग्रीकल्चर। अब हम कितने साल से, कितने दिनों से उसको नहीं यूज कर रहे हैं, दैट विल गिव यू these meanings. Current means recently, हमने कुछ एक साल से, means less than 1 year. If you see less than 1 year, if lands for less than 1 year, for less than 1 year, if a land has not been used for agriculture practices, that will be called as current fallow. Very very important. इसको आप BVI कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ये पूछ दिया जाता है MCQs में। अब चूंकि करंट फैलो पूछ दिया तो आपसे रिलेटेड वहां पे 2-4 पॉइंट दे दिए, आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज करेक्ट, राइट। सो लेस देन 1 ईयर, देखें अगर उसी तक ये खेत नहीं जोता गया, उस पर कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं किया गया, विच मींस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट करंट फैलो। अब 1 से 5 साल तक, फॉर ऑलमोस्ट 1 to 5 years, if a land has not been used for cultivation, which means what? That will be called as other than current fallow, राइट। अब एक लास्ट जो है हमारे पास, कल्चरल वेस्टलैंड है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5। कल्चरेबल वेस्टलैंड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट कल्चरल, दैट इज कल्चरेबल, दैट इज कल्चरेबल, दैट कैन बी कल्टिवेटेड, बट बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चूनेट रीजन, फ्रॉम मोर देन 5 years has not been cultivated. So that is the reason why such lands are getting called as culturable wasteland, not cultural wasteland. Please mind it, please observe it carefully, right? तो ये तीन जो आपने देखा, फैलो लैंड, अदर देन करेंट फैलो और कल्चरेबल वेस्टलैंड, इनका जो क्लासिफिकेशन हमने देखा वो टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा। फैलो मींस लैंड्स व्हिच हैव नॉट बीन यूज्ड, राइट।
कितने साल से भाई? अगर 1 साल से नहीं हुआ, 1 साल से कम के टाइम में इसको कोई यूज नहीं हुआ कल्टीवेशन के पर्पस से, दैट विल बी कॉल्ड एज करेंट फैलो। अगर 1 से 5 साल तक के लिए वो लैंड यूज नहीं हुआ, दैट विल बी कॉल्ड एज अदर देन करेंट फैलो। और 5 सालों से अधिक समय के लिए अगर उस लैंड को हमने यूज नहीं किया, बट वाज हैविंग अ पोटेंशियल टू डू सम कल्टीवेशन, सच टाइम ऑफ लैंड्स विल बी कॉल्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड। क्वेश्चन था 2013 का पूछा हुआ, आपने इसको डिफाइन कर दिया इस तरीके से, एंड दैट्स इट, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2012 में पूछा गया है, 2012 के 2 कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। क्या भाई? व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, राइट? सजेस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन सुटेबल टू इंडियन कंडीशंस। हमारे क्वेश्चंस का मीनिंग सेम है, अब इसी को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ हमें डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, बट वी डोंट हैव टू बी डिमोटिवेटेड, वी हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट। we are the people who have studied throughout the year, and definitely we are going to come out of all vicious cycle, right? So what is this? This is about soil conservation. क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के? सबसे पहला तो हमें देखेंगे कंटूर बेल्ट का फॉर्मेशन करना। आपको देखेंगे हिली रीजन्स में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स में काफी कॉमन मेथड है, टेरेस फार्मिंग करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके और कंटूर लाइंस का फॉर्मेशन करके प्लॉइंग को खेती को प्रमोट करना वहां पे। सो प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइंस कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ वाटर एंड डेफिनेटली देयर विल बी नो सॉइल इरोजन देयर, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू डू कल्टीवेशन प्लॉइंग अलोंग कंटूर लाइंस। नेक्स्ट स्ट्रिप और टेरेस कल्टीवेशन, आपको पता है बिल्कुल हमारे पास इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। हिमालयन स्टेट्स हैं, वहां पे बहुत बड़े स्केल पे इसको यूज किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, हियर लार्ज फील्ड्स कैन बी, अब देखिए हमने बताया था कि ये एक पूरे बहुत बड़े लैंड में क्या किया जाएगा, बीच बीच में लाइन खींच दिया जाएगा। इस एरिया में हम कल्टीवेशन करेंगे और यहां पे हम ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये सारे एरिया में छोटे छोटे घास उग जाएंगे, इनको नेचुरल फर्टिलिटी मिल जाएगा। और यहां पे ये क्या करेंगे, यहां पे जो बाउंड्री है, हमारा खेत का जो बाउंड्री है, वहां पे बड़े बड़े मेड़ लगा देंगे। तो यहाँ का जो अगर इरोजन भी होना चाहेगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो ये इसने प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने खेती कर रखा है। इधर से ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमने एक मेड़ बना रखा है। तो इस तरह के हम जो अरेंजमेंट है, लाइक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, और काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमें सॉइल कंजर्वेशन को प्रमोट करने में। और ये सारे मेथड्स ज्यादातर जो देख रहे हैं आप, वो बिल्कुल प्रैक्टिस किए जाते हैं हिली एरियाज में। तो देखा आपने कैसे हमने 2011-12 का पूछा गया क्वेश्चन, 12 में कंपार्टमेंटल और नॉर्मल एग्जाम्स जो था वहां पे हमने देखा कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी तरीके से हम इसका आंसर देंगे। शेल्टर बेल्ट भी बना सकते हो आप। हमने देखा कि कैसे हम राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स था उसके फॉर्मेशन को रोकने के लिए हमने वहां पे प्लांट्स, थॉर्नी बुशेस को लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी तो एक हमें क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं, कमजोर उसको रोक सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ शेल्टर बेल्ट वी कैन डू व्हाट, वी कैन प्लांट ट्रीज along the boundaries, and finally it will prevent us from the further happening of soil erosion. और काफी ज्यादा प्रैक्टिस मेथड है, स्पेशली डेजर्ट पार्ट ऑफ इंडिया वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट राजस्थान एंड थार डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने एक अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 2012 का आया हुआ क्वेश्चन। क्या है भाई, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश सम फीचर्स बिटवीन स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में तो हमने पढ़ रखा, इसको हम ट्रिक से कंक्लूड करते हैं। हमने सर्वे कर लिया है, मैप भी कर लिया है इसके क्वालिटी और क्वांटिटी को, पर हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं अभी। मे बी इन नेक्स्ट 10 to 15 years this will be in trend, right? So such resources will be called as potential resource. They are found in a region, we have surveyed, we had mapped, we know the know-how, the methods with which we can utilize such resources, but still we are not doing. Example will be वाटर रिसोर्सेज। राजस्थान में पता है कि बहुत ही भारी मात्रा में हमें है पोटेंशियल किस चीज का, विंड और सोलर एनर्जी का, वी नो दैट, बट वी आर डिलेइंग इट फॉर सम रीजंस। इन फ्यूचर सून यू विल सी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। सो दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट? रिवर वाटर का भी आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हो। अब हम आ जाते हैं स्टॉक का। यहां पे हमें पता है कि हमारे पास एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ा सा देता हूं। अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि
कुछ एक एरियाज में, लद्दाख में हमें बहुत ही भारी मात्रा में थोरियम मिला, विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट वेयर वी कैन जनरेट, where we are generating what? Electricity. We know, we recently had found it, but we don't have clear cut idea about the quantity and the quality. We were not having some time for getting the surveyed like a structure of that exact amount of that like a resource. So that is the reason why we don't know in what quantity and quality these resources are there. We simply identified it. We have few more years where we will go, we will survey it, we will map it, we will estimate, we will take the quantity and quality of this resource. Further we will proceed with technology, but here what you observe, the technology which are required still we don't have, and that is the reason why we are keeping it for our future generation. One more example here you are observing which is mentioned in your NCERT, right? Sorry, यहाँ पे देखिए ये NCERT में आपको दिया गया हाइड्रोजन. right now we are looking forward for development of hydrogen fuel based vehicles. हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, और सबसे बड़ा भी हमारे पास कंसर्न है पॉल्यूशन. वी हैव टू मिटिगेट ऑल दीज डिग्रेडेशन विच वी हैव काउज्ड टू आवर एनवायरनमेंट. और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम कुछ एक मेथड्स लेके आएंगे, कुछ एक अल्टरनेटिव्स लेके आएंगे. लाइक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हमने देखा कैसे हमारे पास है, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हमने देखा जैसे हमारे पास सोलर, विंड, थर्मल, जियोथर्मल, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं. बट एक और अल्टरनेटिव वाटर देखिए हमारे पास, अर्थ के पास कितना बड़ा अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है. मींस ऑलमोस्ट यू नो वेरी वेल दैट 2/3 ऑफ आवर अर्थ इज हैविंग वाटर. इस वाटर के केमिकल कंपोजिशन को आप देखें तो दैट इज मेड ऑफ H2O. बोथ elements which you are seeing, H, hydrogen and oxygen, both are very much flammable and can generate huge amount of energy. But the main concern is here, like how to keep this much volatile gases in a contained zone, or especially how can use it in a very rugged environment. We know if we use it in vehicles, vehicles will pass through very much different terrain. Some terrains will have different type of structure, that road can be very much not suitable, but still we have to proceed with that, right? But यहाँ पे हमें एक ऐसे मेथड्स को डिस्कवर करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम आसानी से सस्टेनेबल तरीके से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एनर्जी को है दोनों को हम प्रॉपर्ली तरीके से यूज कर पाए. और हमें पता है कि अगर हम इसे यूज करने लगे तो कार्बन पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, और जब इन पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी विच मींस व्हाट, वी आर गोइंग टू रिवर्ट आवर डिग्रेडेशन टू इट्स ऑलमोस्ट exact quantity as it was there in our past, right? तो इसी के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं कि water is a compound made up of two inflammable gases like hydrogen and oxygen which can be used as a source of energy, but we don't have the required technology. So main इसका stock के पीछे reason है कि we don't have sophisticated technology which are very much required for keeping it, for using it and storing it for our future generation. So lack of technology is making it very much get stocked. Potential resources, we know everything, technology भी है but अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ एक other priorities हैं, right? So that's why near future if you see, in near future potential resources will be in trend. स्टॉक थोड़ा सा भी टाइम लेगा, 20 से 25 साल हो सकता है और टाइम ले ले. तो ये था हमारा एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में. Here we had covered resources in the form of a stocked and potential, right? आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. 2011 और 12 में पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. आपको पता है कि अभी हमने देखा सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब देखिए सॉइल फॉर्मेशन जो यहां पे हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पैरेंट रॉक, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन क्या है, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता. तो ये सारे चीजों को आपको यहां पे मेंशन करना है. पैरेंट रॉक के बारे में हमने बात किया, क्लाइमेट कैसा है भाई, वहां पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, प्रेसिपिटेशन क्या कैसा है, और लोकल एरियाज के हमारे पास फैक्टर्स क्या है कि जो कि प्रमोट करेंगे इरोजन को, डिनुडेशन को. इस चीज पे हम बात करेंगे. वेजिटेशन मींस ऑर्गेनिक मैटर का कंपोनेंट वहां पे एग्जिस्टेंस है क्या कि नहीं. वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्सेंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स. अब देखिए एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, राइट? ये सारे जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये हमारे सॉइल फॉर्मेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस आल्सो टेक प्लेस हियर.
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि यहां पे हाईलाइट नहीं किया गया है, दैट इज टाइम। सब चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए। अब आपको पता होगा, आई थिंक 1 mm, आई एम नॉट श्योर, 1 mm और 1 सेंटीमीटर लेयर ऑफ सॉइल इफ यू सी गेटिंग फॉर्म, दैट विल टेक नियरली 100 years। यू कैन सी ये कितना बड़ा हमारे लिए टास्क है कि 1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट यू कैन सी दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड लेंथी प्रोसेस टू मेक दिस मच soil getting formed। 100 years it takes for formation of such amount of soil। तो अब टाइम को आप यहां पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। टाइम के अलावा पेरेंट रोग बताइए, क्लाइमेट बताइए, वेजिटेशन जो कि ऑर्गेनिक रिचनेस बताएगा, साथ साथ उसके अलावा आप बताइए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फाइन पार्टिकल्स को फॉर्म करेंगे रॉक से, और वो हो जाएंगे हमारे पास फैक्टर्स ऑफ डिन्यूडेशन लाइक वाटर, एयर, ग्लेशियर्स मूवमेंट, और उसके साथ साथ केमिकल जो ऑर्गेनिक जो चेंजेज हो रहे हैं उसे भी आप बताएंगे। सो ये सारे पॉइंट्स अगर लिख रहे हो तो बिल्कुल आप बता रहे हो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एकदम यही आंसर आपको लिखना है एंड दैट इज द राइट आंसर। राइट, अब यहां पे हम बात करें, मैंने बोला था ना कि मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पे हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग का, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या उसके स्टेजेस हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहला स्टेज है आइडेंटिफिकेशन का, आपको रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से एरिया में है। राइट, दूसरा था कि वहां पे हमें एक प्लान बनाना है जिसके थ्रू हम क्या क्या करेंगे, रिसोर्स के क्वांटिटी, सॉरी सबसे पहले उसको सर्वे करेंगे, फिर मैप करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी को वहां पे हम देखेंगे, और फाइनली उसको हम अलाइन करेंगे किसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज टेक्नोलॉजी, देन स्किल्स एस, एंड फाइनली इंस्टीट्यूशन टीएसआई, एसएमक्यूक्यू, टीएसआई। और इसको 2 पॉइंट में लिखेंगे। पहला तो हमें क्या करना है, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप लिखेंगे एसएमक्यूक्यू, इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम यहां से हटा देते हैं। आइडेंटिफिकेशन का टाइम हमें क्या चाहिए, सर्वे करना है, मैप करना है, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी को एस्टिमेट करना, ठीक है। दूसरा हो गया इवॉल्व, हमें एक स्ट्रक्चर लाना है जिसके थ्रू हम उसको टेक्नोलॉजी और स्किल्स के साथ यूज करके उसको कंज्यूमर बनाएंगे, कहां पे, इंडस्ट्रीज या फिर इंस्टीट्यूशन पे। और फाइनली मैंने बोला था कि ये सारे प्रोसेसेस जो भी हम करेंगे, जो भी हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, इन सारे चीजों को कंक्लूड करने के लिए वो हमारा होना चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल अलाइंड। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हमें यहां पे एक प्रॉपर अलाइनिंग चाहिए, और ये 3 पॉइंट्स आपके क्या बताएंगे, स्टेजेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया। देखिए हमारा ये 2012-11 का क्वेश्चन यहां पे कंक्लूड हो गया है। राइट, अब एक बार फिर से हमारे लिए क्वेश्चन आ गया है, बहुतों बार ऑलरेडी इसको हमने देख रखा है, एनुमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ रेगर सॉइल। अब आप बोलें कि रेगर सॉइल क्या होता है भाई, तो कुछ नहीं होता, ये ब्लैक सॉइल का ही एक दूसरा नाम है। ब्लैक सॉइल को ही हम क्या बोलते हैं, रेगर सॉइल। और ब्लैक सॉइल का और भी नाम हमने देखा था, क्या था भाई, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हमने इसको बोला था कि कॉटन सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी मच सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इसके कितने सारे नाम्स हो गए, अब इन्हीं सारे नाम्स को अगर एक एक फीचर में आप डाल दो, दैट इज इनफ। अगर ये 3 पॉइंट पूछ रहा है तो 3 नेम्स ही हो गए, सारे नेम का एक अलग ही सिग्निफिकेंस होगा, सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे। सो रेगर सॉइल इज जस्ट नथिंग बट ब्लैक सॉइल। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग व्हाट, कॉटन, सो इट इज नोन एज cotton soil, right? It is made up of extremely fine clay material that is the reason why it helps restore, sorry, it holds water for very long time, क्योंकि ये जो है काफी फाइन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये फाइन पार्टिकल क्या करेंगे, इतने ज्यादा डेंस फॉर्मेशन बनाएंगे कि वो वाटर को भी काफी लंबे अरसे तक होल्ड कर पाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा आप इलोबरेट कर देंगे। राइट, इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। सिर्फ नाइट्रोजन का यहां पे कमी है। आपको पता है कि नाइट्रोजन आल्सो वेरी मच एसेंशियल फॉर एवरी प्लांट और क्रॉप्स। राइट, एनपीके ग्रुप, राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एमएससीआरओ की जब भी बात करेंगे ये एनपीके आएंगे वहां पे। यहां पे हम देख रहे हैं सारी चीज तो है, बस क्या नहीं है भाई, नाइट्रोजन का यहां पे एब्सेंस है। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस वन। राइट, अब यहां पे एक चीज और हम देख रहे हैं, ये हॉट वेदर में जहां पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, वहां पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्रैक्स डेवलप कर रहा है, और ये क्रैक्स ही हमें एक दूसरा नाम दे रहा है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। ये क्रैक्स क्या करते हैं, ये
सॉइल को एरिएटेड बना देते हैं, और सॉइल में आपको पता है कि एयर का होना बहुत ही जरूरी है, और यही एक रीजन है कि फार्मिंग का सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल को रेडी करना। रेडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जोतते हैं हल के द्वारा, या फिर आज नए नए मशीनरी टूल्स आ गए उसके द्वारा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस को चेक करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉइल के अंदर। यहां पे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर it develops cracks, and with these cracks water can be easily mixed with each and every fine parts of black soil. So this is the reason why such type of soil is getting called as what? Called as self plowing soil. हमने इन सारे नेम्स को पढ़ रखा है। अब बताइए कि अगर आंसर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई एम डैम श्योर दैट यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी कॉन्फिडेंटली। यू हैव सीन 3-4 names of this, and for each and every names we have proper significance. यहाँ पे 3 ही फीचर पूछा जा रहा था, 4 यहाँ पे नाम देख लिया, चारों को अगर एक एक फीचर, सारे नेम्स को अगर एक एक फीचर के फॉर्म में सिग्निफाई कर देते हैं, दैट इज योर आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आल्सो यू हैव सीन। अब बताइए यहाँ पे हमें कुछ लूज नहीं करना है, हमें गेन ही करना है, और स्पेशली सबसे बड़ा चीज है हमारे पास कॉन्फिडेंस। और ये हो गया हमारा 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन का कंक्लूजन। और इसी के साथ हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को यहां से कवर कर लिया है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुतों बार पूछे गए। हम 10-15 साल पीछे जाएं तो और भी देखेंगे यही सारे क्वेश्चन हर एक साल दर साल पूछे जा रहे थे, रिपीटेडली पूछे जा रहे थे। बस वहां पे थोड़ा सा आप क्या देखेंगे, वर्डिंग चेंज हो जा रहा था, थोड़ा सा उसका क्या किया, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, और सीबीएसई इसमें माहिर है, ठीक ना। बट आपको कॉन्फिडेंट रहना, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, राइट। तो इसी के साथ आज हम अपने इस सेशन को एंड करते हैं। जल्द हम आपके पास आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, जहां पे उसके आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।